नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार हुई है, जो टारगेट फिक्स किया गया था बीजेपी की तरफ से, उस टारगेट को बीजेपी अचीव नहीं कर पाई। महज 33 सीटें ही आई हैं और इसको लेकर के पार्टी में अंदरूनी बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ लगातार बैठकें चली। बैठकों के बाद, चर्चाओं के बाद जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं, क्या रही वजह, क्यों हार हुई, क्या इन रिपोर्ट्स में निकल कर आया। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बी एल संतोष लखनऊ में थे। तमाम नेताओं से, तमाम पदाधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ इन रिपोर्ट्स में रहा, क्या असली वजह बीजेपी को मिली इस हार के पीछे, उस पर चर्चा करेंगे इस शो में। हमारे साथ वात्सल्य राय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं कैपिटल हेडलाइंस के। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। और डॉक्टर सौरभ राय, सीनियर जर्नलिस्ट, लखनऊ से हैं। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबा चौड़ा अनुभव है उनका। बहुत अच्छी पकड़ है उत्तर प्रदेश की सियासत पर। डॉक्टर सौरभ राय, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे वात्सल जी, इस पर देश भर की निगाहें हैं कि आखिर बीजेपी की हार हुई क्यों, क्या इनकी रिपोर्ट्स में आए। तो क्या मीडिया रिपोर्ट्स या आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या निकल कर आया इन रिपोर्ट्स में? देखिए महेंद्र भाई, ये तो जिस दिन नतीजे आए थे घंटी तो उसी दिन बज गई थी। और उसके भी पहले जब हम लोग तो इलेक्शन में लगातार घूम रहे थे उत्तर प्रदेश पे, लगातार हम लोगों ने दौरा करना शुरू किया। और पहले फेज के बाद सेकंड फेज में जो हमारी उम्मीद थी कि बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन सेकंड फेज में, जो सीटें हैं जो कि मेरठ से शुरू होती है, हम लोग मेरठ से लेके और मैनपुरी तक गए। उसके आगे भी लगातार हम लोग संपर्क में रहे अपने रिपोर्टर्स के थ्रू। तो जमीन से इशारा मिल रहा था। मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जनता ही चुनाव लड़ रही है कुछ जगहों पर। बीजेपी के जो स्थानीय उम्मीदवार थे उनके खिलाफ काफी असंतोष था, जो हमें फतेहपुर सीकरी में भी दिखा, आगरा में भी दिखा। लेकिन ये तमाम सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो वो शो जो 33 आपने नंबर बताया, वो 33 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। अगर ये सीटें भी हाथ से निकल जाती तो शो थोड़ा और खराब होता। और मैनपुरी ऑनवर्ड जैसी की खबरें आ रही थी लगातार कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में है। और नतीजे आए तो वो बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई। और तस्वीर ऐसी साफ हुई कि अयोध्या जैसी परंपरागत जो गढ़ मानी जा रही थी सीट, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वहां जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। पिछली बार वो 4 लाख से ऊपर था, इस बार 1.5 लाख के करीब आ गया। और वाराणसी के इर्द गिर्द की जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो चंदौली हो, उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते थे कि किस तरह का फीडबैक है, क्योंकि जब 7 चरण में चुनाव होता है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही होती हैं। खुफिया विभाग सक्रिय रहता है, डबल इंजन की जिसे सरकार कहा जाता है। तो डबल सरकार थी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ से चलने वाली बीजेपी की सरकार। डबल खुफिया एजेंसी। और लोग जो बता रहे थे कि डबल एंटी इनकम्बेंसी हो गई। जिस समय चुनाव का ऐलान हुआ था महेंद्र भाई, उस समय जी। बिल्कुल फील गुड जैसा माहौल था उत्तर प्रदेश में। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की। राममय हो गई थी स्थिति पूरी। राम मंदिर के दर्शन के लिए डेली लाखों लोग जा रहे थे। और हमारा जो दूसरा चैनल है कैपिटल रेडियो अयोध्या, उस पर हम लगातार वहां से बता भी रहे थे। और बड़ा भक्ति भाव था, सब कुछ था। दूसरी तरफ अपोजिशन बिल्कुल बिखरा हुआ था।
14 या 15 जनवरी को मायावती जी ने क्लियर कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। अमेठी में टिकट का डिक्लेरेशन हो चुका था। स्मृति ईरानी बार बार ललकार रही थी राहुल गांधी को कि आए और चुनाव लड़ें। इस बीच में अखिलेश यादव जो टिकट घोषित कर चुके थे, बार बार अपने उम्मीदवार बदल रहे थे और यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में वॉक ओवर है। और स्थिति यह थी कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बैकग्राउंडर इसलिए बता रहा हूं कि समीक्षा वाली बात पर आएंगे तो वो स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। बैकग्राउंडर यह था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी उम्मीद के 71 सीटें अपने दम पर और 2 सीटें सहयोगी दल ने कुल मिलाकर 73 सीटें जीती थी। केवल 7, 80 में से केवल 7 सीटें विपक्षी दलों के पास गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के परिवार के 5 लोग जीते थे और 2 सीटें रायबरेली और अमेठी की कांग्रेस ने जीती थी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत विकट और मजबूत गठबंधन था, जिसने 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कामयाबी की एक जबरदस्त कहानी लिखी थी। एक बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का वो गठबंधन था। बावजूद इसके 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कई सारे मुद्दे थे। टाइमली उन्होंने 51 अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। डबल इंजन की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक सक्षम मुख्यमंत्री था। उनकी जो बुलडोजर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था और एक माहौल बना हुआ था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में। और जैसा मैंने बताया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसमें भी हा ना वाली स्थिति थी। पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर और तमाम दूसरे नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ के चले गए थे। ऐसी स्थिति में वॉकओवर जैसी स्थिति थी। लेकिन हुआ क्या, पैरों के नीचे कैसे जमीन सरक गई, कहां गड़बड़ हो गई, तो उसकी समीक्षा पहले दिन से ही यानी 4 जून से जारी है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग 30 कम हुई, 30 कम ना होती तो अपने दम पर उनको बहुमत का आंकड़ा भी मिल जाता, 272 मिल जाता और विपक्षी इंडिया गठबंधन का जो मनोबल इस समय जगह जगह ऊंचा दिखाई दे रहा है वो स्थिति नहीं होती। तो उसी का मंथन और पड़ताल की जा रही है। और हार के बाद समीक्षा सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा लंबी समीक्षाएं होती हैं, तो उसका एक दौर लंबे समय से चल रहा था। जैसी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 सीटें, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ, इन 2 लोकसभा सीटों की समीक्षा नहीं की गई। बाकी जितने भी 78 लोकसभा सीट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती हो या हारी हो, सारी सीटों की समीक्षा की गई। और यह बताया गया है कि 40 टीमें इस काम में लगाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए। उन्होंने जाकर कार्यकर्ताओं से बात की और लगभग जो नंबर सामने निकल कर आया है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में और सूत्रों के हवाले से, वो 40,000 लोगों से बात की गई और उसकी एक 12 सूत्रीय रिपोर्ट तैयार की गई। ये रिपोर्ट बड़े नेताओं के सामने भेजी गई। बीएल संतोष साहब, जो कि एक संगठन के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, महासचिव हैं, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद सीधा फीडबैक उन्होंने लिया। जितने भी अपने एमएलएज हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाकर बात की गई। 2 दिन ये बातचीत चली और बातचीतों में ओबीसी नेताओं से अलग उनकी मुलाकात हुई, दलित नेताओं से अलग मुलाकात हुई। और उन मुलाकातों में जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं वो कई मुद्दों को बताया गया। अधिकारियों पर उंगली उठाई गई। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया गया था उस पर सवाल उठाए गए। संविधान का मुद्दा जिस तरीके से, संविधान और आरक्षण का मुद्दा जिस तरह विपक्ष ने चुनाव में उठाया और बीजेपी के नेता उसकी काट नहीं कर सके, ये बात उठाई गई। इसके अलावा ये भी बात उठाई गई कि जो एमएलए लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, विधायक जो लड़ना चाहते थे और उन्हें टिकट नहीं मिले, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया चुनाव के दौरान, माहौल बदलने की कोशिश नहीं की। सहयोगी दलों के नेताओं पर भी उंगलियां उठाई गई। सवाल आरक्षण का भी उठाया गया। दलित नेताओं ने यह सवाल भी उठाया कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में या कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, दलित समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। और इन सब चीजों को लेकर
भारतीय जनता पार्टी की हार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई। असली बात समीक्षा की यह है कि कुछ दिनों में ही, जैसा आपको पता है, करल और गाजियाबाद समेत 10 सीटें खाली हुई। उपचुनाव वहां होने हैं। इन उपचुनाव जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं महेंद्र भाई, उनमें से 5 सीटें करहल समेत समाजवादी पार्टी के पास थी, एक निषाद पार्टी के पास थी, एक राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो अब इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए, उनके पास 5 सीटें थी, 5 समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो माहौल बना है उनके पक्ष में, क्योंकि 43 सीटें उन्होंने जीती, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, और एक बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को, उम्मीद से बेहतर परिणाम उनके लिए आया है। वो इस उपचुनाव में उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। विपक्ष लोकसभा से लेकर संसद से लेकर सड़क तक एग्रेसिव मोड में है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है सबसे बड़ी, कि किस तरह क्षरण रोका जाए। समीक्षा के जरिए यही पता करने की कोशिश की गई है। जल्दी ही ये चुनाव होने हैं, तो इसी के लिए बैठक की गई। महेंद्र भाई। जी जी। और डॉक्टर सौरभ को शामिल करते हैं। डॉक्टर सौरभ, जिस तरीके से वात्सल जी कह रहे हैं, चाहे वो दलित मुद्दा हो या ओबीसी का मुद्दा हो या संविधान वाला मुद्दा हो, इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि ये फैक्टर्स बीजेपी के लिए वो रहे हैं जिनसे बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। आपके पास क्या जानकारी है, या आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, और अब उसके लिए बीजेपी जो अंदरूनी, अगर आपको सूचनाएं मिली हों, किस तरीके से बी एल संतोष ने रिपोर्ट को अपने नेताओं के साथ डिस्कस किया या फीडबैक लिया, या उस पर स्ट्रेटजी बन रही है? महेंद्र जी, मैं वात्सल्य जी की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि उनमें उन्होंने बड़े विस्तार से पूरे उत्तर प्रदेश के इस चुनावी क्रम को रखा और बड़े व्यवस्थित ढंग से, और उनकी सूचनाओं से मैं सहमत भी हूँ। और क्योंकि लगातार जो है पत्रकारों को और आम लोगों को ये एहसास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना धरातल खो रही है, उनके सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जोरों पे है। और ये हम सब मान के चल रहे थे कि लगभग 50% टिकट तो बदलेंगे ही, क्योंकि कई सांसदों के बारे में सार्वजनिक तौर पे जनता की तरफ से ये बात आती थी कि जब वो काम के लिए सांसद के पास जाते हैं तो सांसद टका सा जवाब देते हैं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट दिया है तो उनसे काम लो। तो एक तो जनता नाराज थी। दूसरे, हम पिछले योगी पार्ट वन में हमने देखा भी कि सदन के फ्लोर पे कैसे 100 विधायक जो है मुख्यमंत्री के और अधिकारियों की रवैये से ऊब के और नाराज होकर फ्लोर पे भी बैठ गए थे, जिसके बाद में तो समय समय पर इस ढंग के उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा इस ढंग के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं और उनकी चल नहीं पाती है। तो इसके विपरीत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यकर्ता और नेताओं की खूब चलती है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे कि अधिकारी अपने सीयूजी नंबर को उठाएं, देखें, लेकिन मैं तो स्वयं पत्रकार हूं, हमने भी कई बार इस ढंग का प्रयास किया, लेकिन संभवतः कोई जिलाधिकारी, उंगलियों पे ऐसे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान होंगे कि जो सीधे फोन उठाते रहे। तो ये तो अफसरों की नाफरमानी भी रही कि जिसने इसमें इस पलीते में सहयोग किया। और दूसरे, सांसदों की नाराजगी, अफसरों की मनमानी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, क्योंकि लगातार जब भी आप किसी कार्यकर्ता से, लखनऊ आने वाले कार्यकर्ता से आप बात करिए, चाहे वो सुदूर बलिया से आ रहा हो, गाजियाबाद से आ रहा हो, सोनभद्र से आ रहा हो, तो वो आके चक्कर लगाते थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। इस ढंग की भी नाराजगी थी। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे थे कि जिनको ऊपरी तौर पे नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगर हम गहराई से उसमें नीचे उतर के जा रहे थे या आप बात कर रहे थे तो वो चीजें समझ में भी आ रही थी। और वैसे ऊपरी तौर पे जो गणितज्ञ लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग इसी ढंग से मान रहे थे कि सपा बसपा का गठबंधन जिस ढंग से पिछले चुनाव में प्रयोग के तौर पे लिया गया था, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में वही स्थिति होगी कि सपा बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड प्राप्त करेगी। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों को भी खतरे में बता रहे थे कि वहां भी कांग्रेस खतरे में पड़ी हुई है। तो ये अनुमान जो है वो सतही था, बहुत गहराई से नहीं उसको लगाया गया।
तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो बीएल संतोष आए हैं, एक तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं पे मरहम लगाने भी आए, और क्योंकि उन्होंने लगातार हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के भी लोगों से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों के सामने आप संजीदगी की सारी बातों रखें, आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहें। तो उन्होंने एक नसीहत भी दी और सबकी बातों को फीडबैक के रूप में भी लिया। अब ये देखना होगा कि आगामी दिनों में होने वाले 10 उपचुनाव की, जिनकी वात्सल्य जी चर्चा कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या अपने इस फीडबैक से कुछ अपने को परिवर्तित करती है, कुछ परिमार्जित करके मैदान में आती है, या किस रूप में, अब ये देखना होगा। हम सभी लोगों के लिए एक ये प्रयोग होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दूरगामी उसका असर पड़ेगा। जी। डॉक्टर सौरभ, एक बात और, क्या ये रिपोर्ट में आई कि जिस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी है हम्म। दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच, जग जाहिर है, अब तो ओपन सीक्रेट है कि अब जब कैबिनेट की मीटिंगों में भी नहीं पहुंच रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, केशव मौर्य का एक अपना अलग गुट है, ब्रजेश पाठक का अपना अलग गुट है, और सार्वजनिक तौर पर ब्रजेश पाठक जिस तरीके से कई फैसलों को वो सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी कर चुके हैं, तो क्या ये बातें भी, अंदरूनी गुटबाजी वाली बातें भी बीएल संतोष के पास उस रिपोर्ट में आई, और इसके लिए भी क्या कुछ रणनीति बन रही है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम सभी जानते हैं कि वो कोई इस ढंग की संगठनात्मक उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि बहुत सारी चीजें जो अंदरूनी उनके मन में है, उन नेताओं के भाव को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी ये आम चर्चा है पूरे प्रदेश में, क्या राष्ट्रीय स्तर पे, कि प्रदेश में मौजूदा दोनों डिप्टी सीएमओं की मुख्यमंत्री से नहीं पटती। रही जहां तक केशव मौर्य की कैबिनेट बैठक स्किप करने की बात, तो उस पे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, हम सभी लोगों ने पूछा, तो उन्होंने एक आवश्यक चर्चा का जिक्र किया, जिसके लिए उनको केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया। और इसके अतिरिक्त मैं ये देखता हूं कि लगातार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम अपने मंत्री बाकी मंत्रियों के साथ मौजूद रहते हैं। तो ये बात की, क्योंकि ये सभी नेता इतने अनुभवी हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे इन छोटे मोटे उससे संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, और सभी अपने आकाओं की सरपरस्ती से बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जाहिर है ब्रजेश जी का अनुभव इस ढंग का बहुत रहा है, वो कई पार्टियों में रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इस ढंग का रहा है। तो हो सकता है कि वो अपने जो है दिल्ली के सूत्रों के थ्रू जो है किसी बड़ी कुर्सी को भी पाना चाहते हो, जिसका जिक्र पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने किया। जी। बिल्कुल, और वो जब हाथरस गए तो सबसे पहले दिल्ली जाके बीएल संतोष से ही मुलाकात की, ऐसी खबरें थी। तो जी। ये एक इस हार में ये एक बड़ी वजह भी क्या हो सकती है कि जब अंदरूनी तौर पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अंदरूनी तौर पर बड़ी बड़े विवाद हैं, तो इसका फर्क तो पड़ा होगा। दूसरा, जिस तरीके से जातीय कई समीकरण ऐसे बने उत्तर प्रदेश में, जी। जिसमें कि शुरुआत से ये हो रहा था कि फला जाति के लोग नाराज हैं या फला जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व तो जी। नहीं मिला। कई लोग समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, कई जाति के लोग दलित बीएसपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए, तमाम ओबीसी जातियां समाजवादी पार्टी की तरफ गई। ये सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने निश्चित तौर पर हैं और पहले भी थी। तो इसको निपटने के लिए क्या कोई खास रणनीति वगैरह बनी है, या इस पर अभी कोई चर्चा उस तरीके की नहीं हो रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी बीएल संतोष की कल बैठक थी, और बीएल संतोष जी भी संगठन के मर्मज्ञ हैं। तो जैसा मैंने आपको पीछे जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपरी तौर पे आप कुछ बहुत उनकी स्ट्रेटजी क्या है इसको नहीं वो कर सकते हैं, जब तक आप गहराई से उनके साथ आप बैठेंगे नहीं। तो अभी हमको लगता है कि उन्होंने क्या रणनीति बनाई, किस ढंग से दिशा निर्देश दिए, संगठन कैसे 10 सीट उपचुनाव में जीतेगा, इसका उनकी भावी रणनीति का खुलासा 1-2 दिन में होगा। जी वात्सल जी, जी। तमाम तमाम जो रिपोर्ट्स मीडिया में भी लीक हुई, जो समीक्षा की, और तमाम जगहों पे तो
बड़ा उसको क्या बोलेंगे, हंगामा टाइप हुआ इन लोगों की बैठकों में, जब समीक्षा बैठकें हो रही थी। तमाम कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि जो सांसद हैं वो जनता से मिलते नहीं थे। और अयोध्या के सांसद के बारे में भी बड़े वहां तो बड़ा हंगामा भी हो गया था। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर आई, तो एक तो ये कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जो सांसद लोगों से मिल नहीं रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार तो राम मंदिर के नाम पर पार लग जाएगी, ये सारी चीजें भी बड़ी अहम रही हैं क्या आपकी नजर में, चुनाव जो हारे हैं इतनी सीटों पर? देखिए महेंद्र भाई, जो हो गया वो तो हो गया, और क्या हुआ इसका सबसे सटीक उदाहरण और सबसे सटीक समीक्षा 4 जून को जिस दिन नतीजे आए उसी दिन शाम को हम सभी के गार्जियन, युग पुरुष आदरणीय श्री राम बहादुर राय साहब, जो कैपिटल हेडलाइंस के भी मार्गदर्शक हैं हम लोगों के, सब हमने उनसे सीखा है। और 1957 के बाद से उन्होंने हर चुनाव को देखा है। तो आपको याद होगा, आपने ही अपने चैनल पर उस इंटरव्यू को चलाया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति की किसी को जानकारी ही नहीं थी, और ये एक सटीक लाइन थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप समझना चाहें कि पिछले कई एक चुनाव में 2014 से लेकर 24 तक, इस बीच में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, तीसरी बार ये लोकसभा का चुनाव था। बीच में नगर पंचायतों, नगर निगम के ग्राम प्रधानों के चुनाव, सारे चुनाव हुए। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति रहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, और संगठन से या शीर्ष से तय हुए कैंडिडेट्स। बीच में नाम जरूर, भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी परंपरा रही है जो अटल जी आडवाणी जी के समय से चली आ रही है, कि 3 नाम संगठन की ओर से जाते थे, एक नाम अप्रूव होकर आता था, और ये देखा जाता था किसकी क्या विनेबिलिटी है। बाद में विनेबिलिटी ये हुई 2014 में, जो मैजिकल जीत मिली बीजेपी को। 2009 में हमें याद रखना होगा, बीजेपी ने सिर्फ 10 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, और सारे बड़े नेता जीत कर आए थे। और राष्ट्रीय लोकदल से एक गठबंधन था, बड़े नेता वो जीते थे जिनमें उमा भारती थी, कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, इस तरह के नेता जीते थे। बाकी पूरे यूपी में बीजेपी का सफाया हो गया था। तो 10 सीटों से ये 71 सीटों पर कैसे पहुंचे? पहुंचे इसी तरीके से कि इन्होंने हर सीट पर सोशल इंजीनियरिंग की। तमाम बाहरी दलों से नेता आए, चाहे वो जगदम्बिका पाल हो या बाकी इस तरह के कई सारे नेता हो, जो विजिबिलिटी देखी गई, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठ रहा हो, तो उसको खड़ा कर दिया गया और वो जीत गए। जीत इसलिए गए क्योंकि उस समय उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का करिश्मा चल रहा था, एक आंधी चल रही थी, उसी आंधी का असर रहा। और जब 2019 में चुनाव हुआ तो राष्ट्रवाद का एजेंडा था। खतरे की घंटी 2022 के विधानसभा चुनाव में ही बज गई थी, जब समाजवादी पार्टी 50-60 सीटों से बढ़कर 125 सीटों तक पहुंच गई, और भारतीय जनता पार्टी 315 से घटकर 200 कुछ सीटों, 255 सीटों तक आ गई। तो खतरे की घंटी बज गई थी, लेकिन उस घंटी को सुना नहीं गया। अब बीएल संतोष साहब जो आए हैं, और आपने भी एक मंच बनाया हुआ है बकदे, बकदे मंच में यह है कि आप अपने मन की भड़ास निकाल लीजिए, गुस्सा निकाल लीजिए। तो ये जो कवायद है अगले चुनाव से पहले, इमेज बचाने की कवायद है, कि जिन कार्यकर्ताओं को इतने दिनों तक पूछा नहीं गया, आरएसएस नाराज था तो शीर्ष नेता भी कह रहे थे कि अब बीजेपी सक्षम हो गई है, जिन आरएसएस के स्वयंसेवकों को पूछा नहीं गया, पदाधिकारियों को पूछा नहीं गया, उनको अब बुला के पुचकारा जा रहा है, जिससे उनको लगे कि इतने बड़े राष्ट्रीय महासचिव संगठन, जो बीजेपी में एक बहुत बड़ा पद माना जाता है, उनसे 2-2, 3-3 दिन हमें मिलने का मौका मिल रहा है, जमीनी फीडबैक देने का मौका मिल रहा है। और फीडबैक कैसे दिया गया? मीडिया रिपोर्ट्स लिख रही हैं कि क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों ने हार को लेकर जमकर गुबार निकाला। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। प्रत्याशियों से जनता में नाराजगी थी, जो कैंडिडेट से जनता उनसे नाराज थी, और सुनना हमारे कार्यकर्ताओं को पड़ता था। उन्होंने ये भी किया कि अलग अलग दलों से, विपक्षी दलों से और सामाजिक संगठनों से 1,70,000 लोगों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। आपने 13 से लेके और अभी तक 24 तक देखा होगा कि ठीक चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल होने की एक होड़ लग जाती है। पता नहीं कितने लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, इसको लेकर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी जब विपक्ष में थी और वो संगठन के लिए जान लगाते थे, उनके अंदर पीड़ा रहती है।
और वो पीड़ा झलकी, संतोष साहब के सामने ये पीड़ा झलकी, और उन्होंने कहा कि 1,70,000 लोगों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, लेकिन चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मतलब वो बीजेपी में शामिल हो गए, झंडा वंडा इन्होंने लगा लिया क्योंकि लग रहा था कि मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, जीत तो जाएंगे ही, लेकिन काम उन्होंने जमीन पर जाकर कुछ भी नहीं किया जो बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं। इनमें कई लोग केवल शो पीस बनकर रह गए, वो लोग भी शामिल करा लिए गए पार्टी में जो जिले में खुलकर बीजेपी का विरोध करते थे, उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और ना उन्हें पार्टी में लेने से पहले जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछा गया। तो ये कार्यकर्ताओं का दर्द है। प्रत्याशी जी नहीं मिलता मन का तो उसका विरोध किया गया, लेकिन संगठन ने उनकी सुनी नहीं, जो कैंडिडेट तय हो गया। जो प्रत्याशी रिपीट किए गए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी। लोग प्रधानमंत्री को चाह रहे होंगे, लोग मुख्यमंत्री को चाह रहे होंगे, लेकिन अपने कैंडिडेट को नहीं चाह रहे थे। तो उसका नुकसान हुआ जिस तरह से लोगों ने कहा। और सबसे एक शिकायत कार्यकर्ताओं ने की, जो ओबीसी दलित वर्ग के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने बताया कि थानेदार हमारी सुनते नहीं है, सरकार हमारी है, काम हमारे नहीं होते, अधिकारी हमसे मिलते नहीं है, मनमानी चल रही है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को थाने भी जाना पड़ता है, पुलिस चौकी भी जाना पड़ता है, डीएम साहब के ऑफिस भी जाना पड़ता है, तहसील भी जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम हाउस भी जाना पड़ता है कई बार कार्यकर्ताओं को। इसी तरह संगठन और राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं। अगर कार्यकर्ताओं की किसी स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा पार्टी को, और ये कार्यकर्ताओं ने जाके बिल्कुल साफ तौर पर बताया है। अब क्या एक्शन होगा, बिल्कुल। क्या कोई बदलाव आएगा, ये आगे इसकी जानकारी होगी। और जैसा आपने बताया कि जब शीर्ष पर खेमे बन जाते हैं तो नीचे कार्यकर्ताओं में भी खेमे बन जाते हैं। अब स्थिति यह है कि कितने जिलों में किस नेता का, बड़े नेता का असर है, कहां संगठन किसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि हर किसी को अपने साथ लॉयल विधायकों को रखना है, लॉयल सांसदों को रखना है। और यह तो बात साफ है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है, और अगर वो रास्ते में सेंध लगी है तो दिक्कतें आगे आ सकती हैं। जी बिल्कुल। और कई मुद्दे ऐसे रहे, जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में तमाम अफवाहें उड़ती रही कि ये चुनाव के बाद इनको हटा दिया जाएगा। इस तरीके के भी मुद्दे आए। तमाम और सोशल उनका इंजीनियरिंग किसी ने खंडन करने का प्रयास नहीं किया, किसी जिम्मेदार नेता बिल्कुल ने। केवल योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, लेकिन बाकी पार्टी का कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति ऑन फोरम रिकॉर्ड पर आकर उसने कोई बयान नहीं दिया कि नहीं, इनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, आगे भी सरकार इनके नेतृत्व में ही चलनी है। बिल्कुल। और ऐसे ही राजपूतों का जिस तरीके से एक गुजरात से वो बात चली नाराजगी वाली, और उत्तर प्रदेश में बहुत नाराजगी देखने को मिली। तो ये सारे मुद्दे रहे जिन पर कोई बात हुई नहीं उस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी की कहा जाता है कि रणनीति रहती है। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर अब समीक्षा बैठक हो रही और उसमें रिपोर्ट आई। लेकिन हम सब, आप सब पत्रकारों को ये तो जमीनी हकीकत पहले से ही मालूम थी कि इनके सांसदों से भी कहो या विधायकों से कहो, इनके थाने तक भी नहीं चलती है। कोई बड़ा काम तो छोड़ दीजिए। इसी तरीके से गुटबाजी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, राम के नाम पर बहुत ज्यादा भरोसा होकर कर लिया इन लोगों ने। तो डॉक्टर सौरभ, बस आखिरी में आपसे चलते चलते टिप्पणी, क्या ये सारे मुद्दे जो सब ओपन सीक्रेट थे, इसमें कोई भी रिपोर्ट्स में जो मुद्दे आ रहे हैं इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बड़ा सीक्रेट रहा हो, किसी को नहीं पता रहा हो, चाहे गुटबाजी हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग की बात रही हो, चाहे दलितों के मुद्दे हो, ये सब अब ये बीजेपी को डायरेक्ट फीडबैक नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देने को मिला है। क्या आप देख रहे हैं इससे बीजेपी कुछ सबक लेते हुए कुछ करती हुई आपको आगे भविष्य में दिखेगी? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ये देखें महेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि इसको, और मैं इस ढंग से ले रहा हूँ इसको पॉजिटिव रूप में, कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जिसको अपने प्रधानमंत्री की लाज के साथ साथ पूरे देश भर में उसका अपना विस्तार बचाए रखने की भी एक चुनौती है। और खासकर उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का जाता है, तो इस रास्ते को तो ठीक रखना ही होगा। तो इस कवायद में जुटेगी और उसको अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संतुष्ट करना होगा और ये विश्वास दिलाना होगा, जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता किसी भी कारण की वजह से
उन कारणों की तह में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि क्यों नहीं वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो ड्यूटेड कार्यकर्ता था, जो बूथ तक लगता था, जो जिसको पन्ना प्रमुख कहा जाता था और जिसको बार बार जो है सभी बड़े पदाधिकारी या अपने बातों में उसको उसका उल्लेख करते थे, वो क्यों नहीं सक्रिय हुआ, किनकी नाराजगी थी जिससे इस ढंग का चुनाव परिणाम आया। तो उन गलतियों को अपने सुधारेगी, मैं यही पॉजिटिव ढंग से सोच रहा हूँ, उस पर ये उम्मीद भी रखा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसको। जी बिल्कुल। दर्शकों से कहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर सौरभ राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला कैपिटल हेडलाइन से बात करने के लिए। और वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।